हाँ भाई। हाँ जी। Z5 हाँ है। मोबाइल नंबर डाल उसमें। यूजर आईडी पासवर्ड तो नहीं होता, मोबाइल नंबर डालेगा शायद ओटीपी आएगा मेरे को। हाँ। 9888 737340। ओटीपी 3213। हम्म। हाँ बस क्लास है यार, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास स्टार्ट। मैं तो फाइव पे गया। मैं यार फोन पे एक सेकंड हो गया, एक मिनट। क्या हुआ बोल। सेटिंग्स पे जाके करूँ ना लॉगिन। नहीं, सीधा Z5 में तेरा पहले लॉगिन हो रखे क्या? तो वो तो को लॉग आउट करना पड़ेगा, तो तूने लॉगिन करा कैसे अभी? अच्छा। लॉग आउट कर देगा ना वहां से तो लॉगिन हो जाएगा। हाँ। 737340। 7340। हाँ, 9888 737340। देखिए अगर कहाँ टाइम है आजकल, टाइम ही नहीं है। दोबारा आया होगा। हाँ, 1631। ठीक है। चल करते हैं, मेरी ना क्लास स्टार्ट चल रही है, ठीक ठीक। है। थैंक ओके।
Azim. Hello. Hello, hi Azim. Hello. Azim, can you hear me? Yes, sir. Azim, can you check what's the issue coming because all of the students are not able to join. Okay. Then I guess the app is crashed. I'll check in my phone. If it is not working, then we'll have to contact the admin team. Okay. Hello. Yeah, Azim. Uh, So you can talk to them right now because I have a class. I think students are able to join now. Maybe there's an yeah, update. but one student has texted me also. I was responding to him and I was asking all the issues. Okay, I think two students. I thought, Two. Yeah, Preet, मैंने अभी mic off किया था. That's why you were not able to hear. So I'm just waiting for all the students to join first. Okay, I thought there was again the issue with the site something, so I was just अच्छा, confirming. actually मैंने अभी डेवलपमेंट टीम से बात की थी. They said कि ऐप में कुछ अपडेट चल रहा था. वो कई बार ऐप पे अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स. तो that's the reason why start. Yeah, it's fine, sir. तो guys, let's wait for 2-5 minutes. एक बार सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें. जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, आई थिंक हर्ष ने मुझसे एक डाउट पूछा था, तो लेट मी सॉल्व हर्ष डाउट. हर्ष, तुम्हारा डाउट कौन सा क्वेश्चन है? यस इशप्रीत. Actually, I just wanted to confirm कि कौन से चैप्टर तक इसमें पहुंचे हैं एमए में. F2 में we have completed chapter till chapter 5. तो today we are going to start chapter number 6. और chapter number 6 जो है, मतलब chapter number first to 5 हैं, those are different type of chapters. And अब chapter number 6 आएगा. Chapter number 6 जो है, that is not directly related to any other chapter. तो you can also start with chapter number 6. बाकी same जैसे F3 में था, तुम F2 के इन chapters को in next 7 to 8 days में you can try to cover. And for the same, there is notes for the for MA. Pardon? Is there notes for MA? Like आपने इसके notes बनाए Yeah, हैं there are कुछ? notes for MA as well. I'll share the notes for MA again. मतलब I'll share the notes in the group. Okay, thank you. हर्ष, तुम्हारा डाउट कौन से क्वेश्चन में था, बताना. यस इशप्रीत. Oh no, sorry, वो पहले से ही. ओके. हाँ हर्ष, मुझे डाउट बताओ, तुम्हारा कौन से क्वेश्चन में था? Sir, it was 18th question, and besides that और एक में आया बाद में. नहीं, 18th क्वेश्चन ऑफ व्हाट?
Chapter? Summarizing and analyzing. Chapter 5th. Yeah. Okay. Yes, Safa? सर मेरा भी एक डाउट है बट 5th चैप्टर में नहीं 4th में, क्योंकि कल इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस किए थे ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं पहले ये वाला डाउट करता हूँ, फिर विल मूव टू दैट चैप्टर। ओके। चलो, सो गाइस क्वेश्चन इज 5.18। इसमें क्वेश्चन क्या है, निकालना क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। सो प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट इज सेल्स minus cost. Okay. Savas company sells and manufacture product SX. Selling price of the selling price of product is $10 per unit and estimates the demand and variable cost of the sales are as follows। कि उसने estimate करी है कि ये उसकी डिमांड है और ये उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी है उस डिमांड की। तो यहां से हम निकाल लेते हैं डिमांड कितनी होगी। सो डिमांड विल बी 5,000 into 0.1 500, 6,000 into 6 3600 और 8,000 into 3 2400। दैट मींस जो टोटल डिमांड 6500। होगी इट इज 6,500। तो 6,500 तो आगे हमारे टोटल जो डिमांड होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिमांड यानी जो सेल प्राइस हो जाएगा, सेल्स विल बी जितनी हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड है इनटू सेलिंग प्राइस, तो 65,000 हो गया हमारा सेल्स। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, तो यहां से हम वेरिएबल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो वहां पे सेम हर एक को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 into 0.1 0.3, 3.5 into 0.5 it is 1.75, 0.3 into 4 1.2 और 0.1 into 4.50 is 0.45। तो इसका टोटल 0.3 प्लस 1.75 प्लस 1.2 प्लस 0.45, तो ये मेरा आता है 3.7। दैट मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू से मुझे पता चला कि एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट होगी 3.7। तो सेल प्राइस मुझे पता है, वेरिएबल कॉस्ट इज जितने यूनिट्स मेरे बने हैं 6500 इनटू 3.7 6500, तो 24050 ये आ जाएगी मेरी एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट मुझे यहाँ पे गिवन ही है कि फिक्स कॉस्ट विल बी 30,000, 30,000 है मेरी फिक्स कॉस्ट। दैट मींस जो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा इट विल बी 65,000 माइनस 24050 माइनस 30,000, सो 10950 शुड बी दी प्रॉफिट। एक बार पहले हर्ष मुझे बताओ, ये जो मैंने करा ये समझ आया तुम्हें। यस सर, समझ गया। आई थॉट वो जो मैंने y एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ equals a डिमांड plus निकाली, bx होता है, एक्सपेक्टेड, क्या दोबारा बोलो। आई थॉट वो जो y equals a plus bx होता है, वो वाला फॉर्मूला हर एक में लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, दिस इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। हाँ या वही, आई गॉट दैट। तुम अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करो, वो भी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी करो, तो y तुम्हारा क्या होता है, टोटल कॉस्ट। हाँ, फिक्स तो कॉस्ट एक तुम्हें एक का पता है टोटल कॉस्ट 30,000 निकालना पड़ता। प्लस वेरिएबल कॉस्ट b, मतलब कितने यूनिट्स तुम्हारे हैं, सॉरी b तुम्हारा आ रहा है 3.7 इनटू यूनिट्स जो एक्सपेक्टेड है 6500, तो उससे भी तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ओके। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट तुम्हारी आ गई, वहां से तुम सेल्स निकाल सकते हो, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, वही मुझे कंसेप्ट समझ गया था, मैं कैरी आउट कैसे करूँ वो नहीं जम रहा था। ओके ओके, अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, सब आप तुम बताओ तुम्हारा डाउट कौन सा था, कौन से क्वेश्चन में। सर 4.29। 4.29 ओके। 4.29 इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है The following question is taken from December 2012 exam। ओके, हमें निकालना क्या है, using high-low technique, what is the variable cost per unit nearest to one expressed in current year price। करंट ईयर प्राइस के अकॉर्डिंग हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। करंट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है। 2 years ago जब इतनी आउटपुट थी
तो ओवरहेड कॉस्ट थी इतनी, करंट ईयर में आउटपुट इतना है, तो ओवरहेड कॉस्ट टोटल आई है हमारी इतनी, ये है हमारा प्राइस इंडेक्स। तो हमें निकालना है इन करंट ईयर प्राइसेस। तो जब हमारे 1000 कॉस्ट थी, हमें क्या निकालना है, करंट ईयर के अकॉर्डिंग हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। दैट मींस हमें इस कॉस्ट को मुझे करंट ईयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो मुझे फिगर गिवन है, इसको मुझे करंट ईयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1000 की जो कॉस्ट है वो मुझे दी हुई है 121, सो 3700 इंटू 155 डिवाइड बाय 121 जब मैं करूंगा, 3700 इंटू 155 डिवाइड बाय 121, तो वो मेरा आता है 4739.66। तो दिस इज 4739.66। इसका मतलब क्या है साफा, मुझे करंट ईयर के प्राइसेस के अकॉर्डिंग अपना हाई लो मेथड से आंसर निकालना है। तो करंट ईयर में जो मैंने 3000 यूनिट्स मेरी आउटपुट थी, उनकी कॉस्ट थी इतनी। 2 साल पहले इतनी मेरी आउटपुट थी जिसकी कॉस्ट थी 3700। अब मेरे को अगर करंट ईयर को अपना बेस मानना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये वाली जो प्राइसिंग है उसको अगर मैं आज की डेट में करता, कि आज की डेट में अगर 1000 यूनिट होते तो क्या कॉस्ट आती। तो इस टोटल खर्चे को मैंने इंटू 155 डिवाइड बाय 121 कर दिया। तो दिस फिगर इज नाउ एक्सप्रेस्ड इन करंट ईयर टर्म्स। करंट ईयर की हमें कॉस्ट तो पता ही है, उस साल की जो कॉस्ट थी उसको मैंने करंट ईयर के कॉस्ट में कंपेयर कर लिया। सो वो मेरा आता है 4739.669 या 0.67 कहता हूं मैं इसको। सो ये आ रहा है मेरा, मैंने इसको करंट ईयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। अब मैं यहां से अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूंगा। सो 13,000 13,000 minus minus 4739.67. 4739.67 upon That's like change in output, 2000. that is 2000। Okay. तो माइनस 13,000 डिवाइड बाय 2000, तो 4.13। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर है। Yes, sir. अगर हमें बोला जाता कि हमें बेस ईयर प्राइस से करना है, तो मैं इस प्राइस को करता इनटू 121 अपॉन 155। बेस ईयर प्राइस से मैं देख लेता कि उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या प्राइस होता। Okay, sir. एनी अदर डाउट गाइस किसी को। यस सर, 5th चैप्टर का 29 वाला। 5th चैप्टर का 29। ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन है, दिस इज हमारा जो सितंबर 2021 और अगस्त 2022 में आया है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में आए होते हैं तभी ये ऐसे, और काफी सारे बच्चों ने आंसर गलत करे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑब्जर्वेशन विद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल विल बी ग्रेटर देन 1.24 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। ये तो हमने करा था कल। Yes, sir. करा था। Harsh, we did the same तो question सर, yesterday. हाँ तो सर फिर मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। हाँ, मैं वैसे बताता हूँ, इसमें देखो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये होता है हमारा मीन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑब्जर्वेशन एट अ normally distributed variable will be greater than 1.24 standard deviation, 1.24 standard deviation। तो that means हमारे को एक तरह से ये हमारा फिगर 1 होती है, तो ये है 0.24, ये चीज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1.24 का हम अपना परसेंटेज निकाल लेंगे। वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज के 1.24 की हमारी, ये हमारे को एक तरह से परसेंटेज दिया हुआ है इस चीज का, कि 1.24 इसकी हमारी परसेंटेज, इसकी हम परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद हमें पूछा गया है कि बताओ 1.24 से ऊपर की परसेंटेज क्या होगी, तो हमें वो ये निकालनी पड़ेगी परसेंटेज। तो पहले तुम 1.24 की अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से परसेंटेज निकाल दोगे, वो निकालने के बाद तुम उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ का 0.5 होता है, तो वो जब तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया, कर लूंगा ट्राई। और डाउट्स बताओ गाइस। सफाई वांट टू आस्क समथिंग, तुम्हारा हैंड रेज है इसमें।
वो पुराना है, सॉरी। अच्छा, चलो गाइस, सो और कोई चीज डाउट कोई नहीं पूछा, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट आगे आने वाले सारे चैप्टर्स हमारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, और जो हमने पुरानी मैथ्स मूथ्स ये सब पढ़ी है, उन सब से ये सारे चैप्टर्स हमारे अलग हैं। अब हमारी कॉस्टिंग स्टार्ट होगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स। ये गाइस, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड, मैं अपने नोट्स भी ओपन कर लूं। सो गाइस, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने सिर्फ अपनी फोरकास्टिंग, बजटिंग, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के कैसे हम फ्यूचरिस्टिक फिगर्स निकाल सकते हैं, कैसे एवरेजेस निकाल सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड, मीन, मीडियन, मॉड, उससे पहले हमने पढ़ा था 4 चैप्टर में, उसके बाद टेबल्स हमने पढ़ी थी। ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, दैट इज जनरल, कि कैसे हम आगे की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, डेटा के साथ वी कैन प्ले, वो चीज हमने पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अब हमारा एक मटेरियल है, लेट्स से मैं इस पूरे आगे वाले सब्जेक्ट में आई विल कीप अ कॉमन एग्जांपल, दैट इज शर्ट। कि मैं शर्ट्स बनाता हूं, मैं इसी का एग्जांपल लेके चलूंगा, एक ही चीज का, ताकि तुम इसको लिंकिंग अच्छी कर सको। ये है मेरी शर्ट। अब पॉइंट इज, जब मुझे अपने शर्ट की कॉस्ट निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द शर्ट, तो कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे मेन आता है कॉस्टिंग में मटेरियल, कि मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे कितनी आएगी। एक तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट कौन कौन सी आती है यहाँ पे, कि मटेरियल की कौन सी कॉस्ट हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे, मतलब स्टेप वाइज नहीं है ये, इसमें ऊपर नीचे है हम, और इसमें ये पढ़ेंगे कि मटेरियल जो है उसको ऑर्डर करने का प्रोसेस क्या है। कि अगर तुम कंपनी में हो और तुम कंपनी में काम कर रहे हो, या तुम्हारी अपनी कंपनी है, तो अगर तुम्हें मटेरियल प्रोसेस करना है, सामान परचेस करना है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस तुम्हारा एग्जैक्टली F8 में आएगा। जब तुम F8 करोगे ऑडिटिंग, तो वहां पे एज अ ऑडिटर वो यही पूछेंगे कि बताओ क्या प्रोसेस है तुमसे। तो ये अच्छे से पढ़ना कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है इस चीज का। ये सारा मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ है, मैं तुम्हें सारा समझाऊंगा, फिर नोट्स जब तुम पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद सबसे, ये ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियल का अकाउंट। हम एक मटेरियल अकाउंट बनाएंगे कि कितना मटेरियल हमारे पास आया, उस पे कितने हमने खर्चे किए, उसमें से कितना प्रोडक्शन में चला गया, ठीक है, कितना हमारा प्रोडक्शन में ना जाके कहीं और गया, कितना क्लोजिंग स्टॉक में है। देन वी विल रीड दैट अकाउंट। ये पढ़ने के बाद जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि कंपनी के पास जितना भी मटेरियल होता है, हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में कंपनी को फिजिकली भी इस स्टॉक को काउंट करना है। क्योंकि एज पर बुक्स हो सकता है कंपनी के पास मटेरियल ज्यादा पड़ा हो, कुछ चोरी हो गया हो, तो कंपनी को फिजिकली भी अपना स्टॉक काउंट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टॉक टेकिंग। हम वो पढ़ेंगे स्टॉक के बारे में। उसके बाद हमारा एक टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इन्वेंट्री। फ्री इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, कि हमारे पास आज की डेट में कौन सी इन्वेंट्री है जो अभी फ्री है, मतलब ना तो वो किसी को देनी है, और वो हम सेल कर सकते हैं। कि जब भी हमें सेल करना होता है, वी विल लुक फॉर कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री रखी हुई है। अब तुम्हारे पास कुछ इन्वेंट्री है, उसमें से कुछ इन्वेंट्री खराब है, वापस करनी है, कुछ इन्वेंट्री है वो कस्टमर को तुम सेल कर चुके हो, वो उठा के लेके नहीं गया। तो फ्री इन्वेंट्री इज योर इन्वेंट्री, जिसको तुम सेल कर सकते हो। इसके बाद हमारी आएंगे कुछ कंट्रोल लेवल स्टॉक के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग। कंट्रोल लेवल में क्या आएगा, हमें कब कब मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमारे पास स्टॉक बहुत सारा पड़ा रहे। किस किस टाइम पे हमें मटेरियल ऑर्डर करना है, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, मैक्सिमम लेवल हमें कितना मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद जब हम एक बारी में रीऑर्डर करेंगे तो कितना रीऑर्डर करना चाहिए। ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में करना है, प्लस थोड़ी और चीजें हम पढ़ेंगे। मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लग रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत इजीली बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। प्लस एक चीज है गाइस, मैंने अपने F2 F3 के बैच में भी कही थी, वो मैं अभी तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ, वो आई डिस्कस एट द एंड। मैं क्योंकि बाद में एकदम से बोलूंगा तो तुम घबरा ना जाओ। दैट इज गाइस, जो मंडे होगा
मंडे वाली क्लास आई हैव टू डू अ बिट अर्ली लाइक जैसे अभी हमारी क्लास 7:30 होती है, तो आई माइट टेक क्लास एट 6 to 7:30 और 6:30 to 8। उस दिन क्लास में थोड़ी सी छोटी करूंगा क्योंकि मेरी कजन सिस्टर की मैरिज है, तो थोड़ा सा उसमें आई हैव टू गो। और सेकंड चीज गाइस, मैं वेंसडे को तुम्हारी क्लास नहीं ले पाऊंगा, बट वेंसडे वाली क्लास इफ पॉसिबल आई विल टेक योर क्लास ऑन ट्यूसडे। आई विल डिस्कस दैट ऑन मंडे कि कब तुम क्लास कर पाओगे, बट आई विल नॉट स्किप योर क्लास। रिकॉर्डिंग्स तो है ही, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई विल ट्राई कि मैं खुद तुम्हारी वो लाइव क्लास करूं। अगर ट्यूसडे हो सका तो ट्यूसडे हम वो क्लास कर लेंगे, दैट आई विल डिस्कस ऑन मंडे। और ये जो टाइमिंग्स है इसके बारे में आफ्टर द क्लास 5 मिनट्स पहले बिफोर एंडिंग आई विल डिस्कस। चलो, काफी बातें होगी, काफी चीजें बता दी। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि बाय बिजनेस नीड्स टू कंट्रोल इन्वेंट्री, के इन्वेंट्री की कंट्रोलिंग मतलब इन्वेंट्री को मैनेज करना बिजनेस के लिए क्यों जरूरी होता है। बिजनेस में बहुत सारी इन्वेंट्री होती है, जैसे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है कि अगर हमारी ये शर्ट है, मैं इसको लिख देता हूं, अगर हमारी ये शर्ट है तो इस शर्ट में मेरे कपड़े के कुछ थान होते हैं। थान मतलब ऐसे राउंड होता है, इसके ऊपर सारा कपड़ा लपेटा होता है, तो ये थान होते हैं कपड़े के, बहुत मोटे मोटे थान होते हैं, जहां से मैं कपड़ा निकाल के इसको कटिंग करता हूँ हर शर्ट के अकॉर्डिंग। तो दैट इज माय रॉ मटेरियल कि शर्ट में क्या चीज लगती है। उसके बाद स्पेयर पार्ट या कंज्यूमेबल्स, जैसे शर्ट के अंदर मेरे बटन्स लगते हैं, दैट इज स्पेयर पार्ट्स या कंज्यूमेबल, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, ये जो शर्ट थी, कुछ शर्ट्स थी कि वो मेरी पूरी प्रॉपर नहीं बनी थी, अभी कॉलर नहीं लगे, अभी बटन्स नहीं लगे, आधी अधूरी शर्ट्स बन के मेरे पास रखी हुई है, पूरी नहीं बनी, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स मतलब कि मेरे पास पूरी प्रॉपर शर्ट जो है वो बन चुकी है, कॉलर लग चुके हैं, बटन लग चुके हैं, पूरी प्रॉपर शर्ट मेरे पास बन चुकी है। अब कंपनी अगर ईयर एंड, जैसे कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है, तो 31 दिसंबर को कंपनी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी के पास रॉ मटेरियल कितना बचा है शर्ट का, बटन्स कितने हैं उसके, कितनी शर्ट है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, कितनी शर्ट्स जो है जो फिनिश गुड्स में है, तभी कंपनी अगले साल अगले पीरियड में ठीक से काम कर पाएगी। दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग इन्वेंटरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा, क्योंकि अगर इसको ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है हमारी शर्ट्स लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, हमें लगे कि ये तो वर्क इन प्रोग्रेस वाली शर्टें थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये तो बेकार थी, ये तो एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको फेंक दो, ये खराब शर्ट बनी है। तो इसीलिए इनको कंट्रोल करना जरूरी होता है टू सेव द कॉस्ट एंड टाइम। दूसरा क्या होता है हमारा, कंट्रोलिंग इन्वेंट्री फॉलोइंग रीजंस। हमें ये भी देखना है कि इन्वेंट्री कितनी एक बारी में ऑर्डर करनी है। अगर हम बहुत ज्यादा शर्ट्स का कपड़ा ऑर्डर करके रख लेंगे और उसमें से शर्ट्स अभी नहीं बन रही इतनी, तो हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, ये कपड़ा खराब होगा वो नुकसान अलग। ऐसे हमने अगर 100 थान मंगा लिए, बहुत बड़े बड़े थान होते हैं जिसमें से सिर्फ 30 यूज हुए हैं, उन 70 थान को मेंटेन करने के लिए हमें वेयर हाउस चाहिए होगा, वेयर हाउस का रेंट अलग जा रहा है, मेंटेनेंस अलग जा रही है, इंश्योरेंस अलग जा रही है, तो काफी ज्यादा खर्चे हो जाएंगे कंपनी के। तो एक्सेस स्टॉक भी मंगा के नहीं रखना। दूसरा होता है, ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचेंगे कि जब हमें शर्ट का ऑर्डर आएगा तभी हम ये थान ऑर्डर करेंगे। क्यों? अगर मान लो तुम्हारे पास अभी 100 शर्ट का ऑर्डर आया, उसके लिए तुम थोड़ी सी थान मंगा रहे हो, फिर 500 शर्ट्स का ऑर्डर आया तो अलग थान मंगा रहे हो, तो तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? जब तुम सामान मंगाओगे, टैक्सेस होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगी, तुम थोड़ी बार बार ट्रांसपोर्टेशन दोगे किसी को। तो वो चीज मेंटेन करना कि हम कितना स्टॉक अपने पास रखें, वो भी एक तरह से हमारा इन्वेंट्री कंट्रोलिंग होता है, मैनेजिंग इन्वेंट्री होता है। तीसरा होता है हमारा कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री, कि तुम ऐसा नहीं है फालतू में सामान परचेज करते रहो। तो परचेज करने का एक पूरा प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमें जितना स्टॉक चाहिए हम उतना ही ऑर्डर कर रहे हैं। ये चीज तुम्हारे को एग्जाम के लिए या रीडिंग के लिए नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जस्ट तुम्हारे को एक मटेरियल का एक बेस पता होना चाहिए था। अब सबसे पहले आता है हमारा ऑर्डरिंग, रिसीट एंड इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल को ऑर्डर करने का, रॉ मटेरियल को यूज करने का हमारा प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया। तो हर डॉक्यूमेंटेशन को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज परचेज रिक्विजिशन।
परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? अब कंपनी में स्टोर होता है जिसको मटेरियल चाहिए होते हैं, ठीक है। स्टोर होता है जिसको मटेरियल चाहिए। बेसिकली स्टोर को तुम एक तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल सकते हो, स्टोर को एक तरह से प्रोडक्शन बोल सकते हो, या स्टोर को तुम एक तरह से वेयर हाउस बोल सकते हो। स्टोर को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ वेयर हाउस, जिसको पता है कि हमारे पास स्टॉक कम है, हमें इतना स्टॉक चाहिए। तो वेयर हाउस वाला पर्सन क्या करेगा? जब उसको पता चलेगा कि मेरे को इतना स्टॉक और चाहिए, वो क्या करेगा? वो परचेज डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट बना के देगा, दैट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन। स्टोर वेयर हाउस वाला पर्सन या स्टोर वाला पर्सन जो है, वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को एक रिक्विजिशन बना के देगा कि मुझे इतना स्टॉक जो है वो परचेज करना है क्योंकि आगे प्रोडक्शन में चाहिए। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन. So when store department or warehouse needs material, it issues a purchase requisition which is sent to purchasing department. This is likely to be an electronic process, but image below shows, चलो image उसको तो छोड़ो, हमें इसमें कुछ नहीं जाना। मेन है कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। वेयर हाउस वाले को, स्टोर वाले को जब भी मटेरियल चाहिए, वो परचेज डिपार्टमेंट को बताता है कि मुझे इतना मटेरियल जो है वो मुझे चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए। परचेज एक्विजिशन, अब ये तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें एग्जाम में इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछने वाला। अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन हर कंपनी में इसका फॉर्मेट जो है वो अलग होता है। छोटी कंपनीज में तो इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनते भी नहीं है। बड़ी कंपनी में ये चीज फॉलो हो सकती है कि कौन सा जॉब नंबर है जिसके लिए चाहिए, किस सप्लायर से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि वहां से मटेरियल चाहिए, वो सारी चीजें। बट देयर इज नो पॉइंट टू इवन लुक एट इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमें अपनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जो हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर क्या होता है? जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट वो क्या करेगा? जब उसको पता है कि सामान परचेज करना है, तो जितना सामान उसको परचेज करना है उसके लिए वो बनाएगा एक परचेज ऑर्डर कि मैं इतना सामान परचेज करने जा रहा हूं। इस परचेज ऑर्डर की कॉपी वो सप्लायर को भेजेगा जिससे सामान परचेज करना है, उसको भेजेगा कि मुझे इतना सामान चाहिए तेरे से। इसकी एक कॉपी वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजेगा कि मैं इतना सामान परचेज कर रहा हूं, तो उसकी जर्नल एंट्री जब सामान आ जाएगी तब कर देना। और इसकी एक कॉपी वो स्टोर को भी भेजेगा, दैट मींस वो वेयर हाउस को भी भेजेगा, ताकि वेयर हाउस वाला ये वेरीफाई कर सके कि जितना सामान उसने परचेज रिक्विजिशन में मांगा था उतना परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया है या नहीं किया। तो परचेज ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट, एंड इसकी कॉपी सप्लायर को भी जाती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी जाती है और स्टोर को भी जाती है। सप्लायर को इसलिए क्योंकि उसने सामान देना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इसलिए बिकॉज इन्होंने एंट्री करनी है उस चीज की, और स्टोर को इसलिए बिकॉज स्टोर वाले कंफर्म कर सकें कि तुमने जो सामान मंगाया है भाई, मैंने कुछ और ऑर्डर किया, तुमने कुछ और मंगा लिया, तो वो चेक कर सके परचेज रिक्विजिशन से कि जो चीजें उन्होंने मंगाई थी परचेजिंग डिपार्टमेंट से वही उन्होंने ऑर्डर करी है। दिस इज परचेज ऑर्डर। इसका भी तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर्मेट, जस्ट यू कैन सिंपली स्किप। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज GRN। इट इज गुड्स रिसीव नोट। सो होगा क्या? जब सप्लायर तुम्हारे को सामान भेज देगा, ये हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब ये वेयर हाउस है जहां पे सामान ने आना है, ये वेयर हाउस है, ये है हमारा सप्लायर। सप्लायर ने सामान हमें, मैं करता हूं चलो ट्रक के थ्रू, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ये ट्रक शायद कुछ और ही बन गया। इस ट्रक के थ्रू सामान उसने हमें डिलीवर करा दिया। जैसे ही सामान यहाँ पे अनलोड हो रहा होगा, जो भी पर्सन वेयर हाउस वाला होगा वो प्रिपेयर करेगा एक GRN और डिलीवरी नोट। उसमें वो लिखेगा कि कितना सामान उसको मिला है, सप्लायर से कितना सामान उसको मिला है, उसको बोलते हैं हम गुड्स रिसीव नोट, कि कितना सामान सब उसको वेयर हाउस में रिसीव हुआ है। इस डिलीवरी नोट की कॉपी वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजेगा। क्यों? ध्यान से सुनना प्रोसेस। जैसे ही इसको सामान मिला, इसने प्रिपेयर किया ये नोट कि मुझे इतना सामान मिल गया। अब ये नोट दो चीजों से चेक होगा, एक तो परचेज डिपार्टमेंट को भी भेजेगा ताकि परचेज डिपार्टमेंट ये चेक कर सके
हमने जो सामान ऑर्डर किया था सप्लायर से, क्या वही सामान हमें रिसीव हुआ है? कुछ कम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है आधा रिसीव हुआ आधा नहीं हुआ। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी इसकी कॉपी जाएगी, ताकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले वेरीफाई कर सके कि क्या हमें सामान मिल गया जितना हमने मंगाया था, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी जर्नल एंट्री कर सके या पेमेंट कर सके। इसको तुम पेमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही है जो बाद में इनको पेमेंट करेगा, किसको? सप्लायर को। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले सप्लायर को पेमेंट तभी करेंगे ना जब उनको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि सारा सामान हमें मिल चुका है। तो दैट इज कॉल्ड GRN। जब भी सप्लायर सामान वेयर हाउस में भेजेगा यानी स्टोर में भेजेगा, तो वो पर्सन एक GRN बनाएगा कि मुझे इतना सामान मिल चुका है सप्लायर से। उसकी कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को जाएगी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगी। बुक में से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस वेरी वेल इन दी नोट्स, वहां से तुम अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली नोट्स में से पढ़ोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस तो समझ नहीं आएगा। दैट्स व्हाई यू माइट नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन एट द टाइम ऑफ रिवीजन। वैसे मैंने FA और MA दोनों की मैराथन वीडियोस बनाई हुई हैं, जहां पे सारी चीजें मैंने क्विकली एक्सप्लेन करी हुई हैं। अब डिलीवरी नोट के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज मटेरियल रेक्विजिशन नोट। अब मटेरियल रेक्विजिशन नोट क्या होता है? अब जो स्टोर है हमारा, जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस या जो हमारा स्टोर है, उसको पता है कि कितना सामान हमारे पास स्टोर में रखा हुआ है। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए होगा। वेयर हाउस में तो सामान बनता नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब सामान चाहिए होगा, तो वेयर हाउसिंग वाले एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड मटेरियल रेक्विजिशन नोट, कि इतना सामान हम प्रोडक्शन में भेज रहे हैं, ताकि जो वेयर हाउस वाला बंदा है ये हर एंड पे सेफ रह सके। मुझे इतना सामान मिला, ये रहा प्रूफ, इतना सामान गया, ये रहा प्रूफ, इतना सामान मैंने ऑर्डर किया था, ये रहा प्रूफ। हर बंदा अपने आप को सेफ रखना चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बात ना है, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी स्टॉक ऊपर नीचे हो गया तो सारी लायबिलिटीज के ऊपर आ जाएगी कि कहाँ गया सामान, कहाँ गया सामान, इतना सारा था, तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। तभी वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन रखता है कि इतना सामान मैंने परचेज रिक्विजिशन से ऑर्डर किया था, मेरे को सामान देखो इतना रिसीव हुआ, और उसमें से इतना सामान जो था वो मैंने प्रोडक्शन को भेज दिया, विच इज सेंड थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन नोट। पहले बताओ गाइस, ये चार चीजें सबको क्रिस्टल क्लियर है? या सर मैं पूछ रहा था Yes, जो sir. GRN होता है वो सप्लायर को भी भेजेंगे ना, टू लेट हिम नो कि हमें गुड्स आ गए हैं। GRN सप्लायर को भी भेज सकते हैं, हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। या मतलब एंड सर सप्लायर द को भेज मटेरियल, सकते हैं, आई वुड से सप्लायर को भेज सकते हैं, लेकिन वो काम परचेज डिपार्टमेंट वालों का होगा, वेयर हाउस वालों का नहीं होगा, क्योंकि वेयर हाउस वालों की आउटसाइड वालों से कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती। अगर ऐसी बात थी तो वेयर हाउस वाले डायरेक्टली सप्लायर को नहीं सामान मंगा लेते। वेयर हाउस वालों की आउटसाइड से कोई डायरेक्ट वो कनेक्शन नहीं है, वो जो भी है वो कंपनी के अंदर ही बोलेंगे, वो जो भी है परचेज वालों को बोलेंगे, परचेज वाला आगे बताएगा कि इतना सामान रिसीव हुआ है हमें। ओके अंडरस्टूड। कोई एंड सर डाउट गाइस मटेरियल इसमें किसी को? रिक्विजिशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेयर हाउस को भेजेगा, है ना? नहीं 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 नहीं, मटेरियल रिक्विजिशन वेयर हाउस बना के देगा प्रोडक्शन को कि मैंने इतना सामान तुम्हें दे दिया है। ओके ओके प्रोडक्शन नहीं भेजेगा उसको, वो ये देगा अपना डॉक्यूमेंट कि इतना सामान मैंने प्रोडक्शन वाले को फॉरवर्ड कर दिया है, ताकि इसके पास प्रूफ रहे कि कितना सामान गया। ओके। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। कहाँ पे? बुक में लिखा है मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द वेयर हाउस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, तो जॉब मैनेजर रेस When करेगा। materials are required from the stores for a particular job, a material requisition, store requisition is raised by the job manager. This is likely to be done electronically. हाँ, तो मतलब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारा, जो जॉब मैनेजर बनाए या वेयर हाउस वाला बनाए, कि इतना सामान जो है चाहिए और इतना सामान आपको प्रोडक्शन वाले को भेजना है। आई ठीक थिंक है, समझ गया इशप्रीत, यू हैव सम डाउट? Yes, sir. Actually, I didn't get it. Like, जो material acquisition होता है, वो हाँ, warehouse बनाएगा ना basically, क्योंकि purchase department है, वो request कर रहे हैं warehouse में, then warehouse person is making the note, right? मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो है वो जब वेयर हाउस वाला प्रोडक्शन वाले को सामान देता है, जब प्रोडक्शन वाले को सामान चाहिए तो प्रोडक्शन वाला इसको बताएगा कि मुझे इतना सामान चाहिए, तो ये एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाएगा, या दोनों बनाए, जो भी बनाए,
वो बना के एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि इतना सामान हमारा प्रोडक्शन में जा चुका है। ठीक है, तो पॉइंट ये है तुम सबके लिए कि तुम्हें ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। मैंने नोट्स में बहुत क्रिस्प में लिखा हुआ है कि तुम्हें इन चारों का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या है। व्हाट इज परचेज रेक्विजिशन, परचेज रेक्विजिशन क्या होती है, किसके पास जाती है। परचेज ऑर्डर क्या होता है, ये किसके पास जाता है। डिलीवरी नोट क्या होता है, किसके पास जाता है। और मटेरियल रेक्विजिशन नोट क्या होता है और ये किसके पास जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा परचेज रिटर्न, मटेरियल रिटर्न। जब हमें कोई मटेरियल रिटर्न करना होता है तो वी प्रिपेयर अ मटेरियल रिटर्न नोट। कोई चक्कर नहीं, इसको छोड़ दो, नॉट वेरी रेलिवेंट। उसके बाद तुम्हें इस पूरे की समरी बताई हुई है। ये आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें होमवर्क में अच्छे से इसको रीड करना है। ये मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रिक्वेस्टिंग अ परचेज के टाइम पे परचेज एक्विजिशन होता है। उसके बाद प्लेसिंग अ ऑर्डर, परचेज ऑर्डर जाएगा, फिर गुड्स रिसीव होंगे, फिर गुड्स के लिए हम पे करेंगे। ये पूरा सिंपल प्रोसेस है। गुड्स वापस होगा तो हमारे को क्रेडिट नोट बना के गुड्स वापस करने पड़ेंगे। एक बार इस पूरे को आई वुड सजेस्ट रीड कर लेना। ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हमारा जो मटेरियल है वो ऑर्डर करा जाता है, रखा जाता है और मटेरियल आगे प्रोडक्शन में दिया जाता है। जस्ट अ प्लेन रीड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। क्लियर है गाइस सबको? यस सर। यस सर। 2 ही बच्चे बोल रहे हैं, क्या बात, सारे बोल नहीं रहे? सिमरन, वेदांत। Yes, sir. चलो, इसके बाद हमारा बनता है मटेरियल इन्वेंटरी कंट्रोल। दिस इज जस्ट अ सिंपल टी शेप अकाउंट। इट इज मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। अब मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट में क्या क्या होता है? सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पे ओपनिंग मटेरियल, कितना हमारे पास ओपनिंग मटेरियल था। उसके बाद जितना हमने मटेरियल परचेज किया वो यहाँ पे आएगा। अभी तुम्हें ज्यादा फोकस अमाउंट्स पे नहीं करना है कि यूनिट्स इनटू अमाउंट कितने ज्यादा आएंगे, वो इतने डेप्थ में यहाँ पे नहीं आते। बस तुम्हें यूनिट दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, मल्टीप्लाई कर देना, वो यहाँ पे कॉस्टिंग आ जाएगी कि इतने यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग थे, इतने मैंने मटेरियल परचेज करा। उसमें से जितना मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन में चला गया, जो प्रोडक्शन में जाता है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन में कितना चला गया, और उसको मैं बोल सकता हूं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना चला गया। जितना मटेरियल मेरा प्रोडक्शन में चला गया, प्रोडक्शन में यूज हो गया, वो मैं लिखूंगा प्रोडक्शन और WIP। जितना मटेरियल, अब कुछ मटेरियल ऐसा हो सकता है, सोचो वो प्रोडक्शन में नहीं गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारा जो कपड़ा है, जो थान मैंने तुम्हें बताई थी, उसमें से कुछ कपड़ा जो है वो हमने फैक्ट्री में यूज कर लिया वैसी चादर बिछाने के लिए कहीं पे। कुछ कपड़ा जो है हमने सफाई के लिए निकाल लिया कि हमें सफाई के लिए कपड़े चाहिए, बहुत सारे, हर लेबर को कपड़े चाहिए, लेबर को रुमाल बनवाने हैं, कुछ भी है, हमने मटेरियल निकाला, बट दैट इज नॉट फॉर द प्रोडक्शन, फॉर एनी अदर थिंग, फॉर फैक्ट्री। तो उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। जितना मटेरियल मेरा प्रोडक्शन में गया वो या तो प्रोडक्शन या WIP में आएगा। जितना मटेरियल मेरा गया फैक्ट्री से, यानी स्टोर से जितना मटेरियल गया बट वो प्रोडक्शन में नहीं यूज हुआ, किसी और चीज में यूज हुआ, आई विल राइट फैक्ट्री ओवरहेड। और उसके बाद जो बचा हुआ वो आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, के इतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। ये होता है गाइस मटेरियल इन्वेंटरी। और यहाँ पे मटेरियल परचेज को तुम बैंक भी बोल सकते हो क्योंकि हमने इतना मटेरियल परचेज किया। अब यहाँ पे गाइस तुम्हारे को बहुत रेयर है बट जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है कि जर्नल एंट्री क्या होती है। तो जर्नल एंट्री का एक सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। जब भी हमें लेजर गिवन हो, इट इज काउंटर क्लॉकवाइज एंट्री। काउंटर क्लॉकवाइज कैसे? प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेबिट प्रोडक्शन, क्रेडिट मटेरियल इन्वेंटरी। अगर तुम्हें बोला जाता है कि कुछ मटेरियल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में यूज हुआ है या किसी और चीज में गया है अदर देन प्रोडक्शन, तो यू विल राइट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड, क्रेडिट मटेरियल इन्वेंटरी। क्लोजिंग स्टॉक है, डेबिट क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट मटेरियल इन्वेंटरी। और जब तुम मटेरियल परचेज करोगे तो एंट्री विल बी मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट, क्रेडिट बैंक या क्रेडिट परचेज। इस तरह से तुम्हारी जर्नल एंट्री चलती है काउंटर क्लॉकवाइज, दिस डेबिट दिस क्रेडिट, दिस डेबिट दिस क्रेडिट। अच्छे से देख लो, समझ लो, लर्न कर लो। कोई भी डाउट है इसमें मुझसे पूछो,
फिर हम बढ़ते हैं आगे। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस एक एक बार देखनी है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। कोई भी डाउट किसी को आए तो प्लीज मुझसे पूछना, मन में डाउट लेके मत रहना कि ये डाउट है बाद में कर लेंगे, जो भी है मुझसे साथ साथ क्लियर करते जाना। अंडरस्टूड सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें गाइस? नो सर। चलो सो देखो, इन्होंने यहाँ पे भी एंट्रीज का यही बताया हुआ है। व्हेन परचेज इज मेड, तुम्हारी एंट्री क्या होगी? डेबिट मटेरियल इन्वेंट्री, क्रेडिट कैश या पेबल्स। सेम डेबिट मटेरियल इन्वेंट्री, क्रेडिट बैंक या पेबल्स। व्हेन इश्यूड मेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, तो डेबिट प्रोडक्शन या WIP, क्रेडिट मटेरियल इन्वेंट्री, सेम वही चीज है। तो डेबिट प्रोडक्शन या WIP, क्रेडिट मटेरियल इन्वेंट्री, यहीं से उन्होंने जर्नल एंट्रीज करी। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसका मुझे आंसर बताओ गाइस सारे। सर इसका सी होना चाहिए, राइट? ओके, एक ऑप्शन मेरे पास सी आया है। सी। सी, ओके। सी सर। सी, यस सर, सी। सी। एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया, किसने नहीं दिया? आंसर सी। नॉट सी श्योर एक्चुअली। पक्का? अभी तुम F3 कर रही हो ना, तो तुम्हें थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज में डाउट आएगा, बट जैसे कि मैंने हिंट दिया था, यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमने मटेरियल इशू किया है, मतलब हमने भेजा है प्रोडक्शन में कितना, 1 लाख का, जिसमें से 25% हमारा डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए नहीं है। दैट मीन्स 25% यानी 25,000 है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, और 75,000 हो जाएगा हमारा WIP या फिर प्रोडक्शन के लिए। तो जर्नल एंट्री विल बी डेबिट WIP, डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड, क्रेडिट मटेरियल इन्वेंट्री या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। सो सी वुड बी द राइट आंसर। चलो गुड गाइस, वेरी गुड। अब आता है हमारा मॉनिटरिंग इन्वेंट्री लेवल्स, कि हमें इन्वेंट्री कितनी अपने पास मेंटेन करके रखनी है, इन्वेंट्री कितनी हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्वेंट्री हमारे पास कम हो, ज्यादा होगी तो भी वेस्टेज है, कम हो तो भी दिक्कत है। और तीसरा, जितना मटेरियल हमारा कंपनी की बुक्स में आ रहा है, उतना ही मटेरियल हमारे पास, just give me one small second. Yes guys, sorry. तो जितना स्टॉक मेरे पास बुक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, उतना ही मेरे पास फिजिकल में होना चाहिए। और मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हेन आई वाज डूइंग माय CA, तो मैंने CA करते हुए एक CA के अंडर मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो इस चीज का हमारे पास एक ऑडिट था। वी हैड अ ऑडिट फॉर दिस। किस चीज का ऑडिट था? मैं, कंपनी है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मदर डेयरी। तो मदर डेयरी की आइसक्रीम्स का हमारे पास ऑडिट था, जिसको बोलते थे स्टॉक ऑडिट, और वो हमारा मंथली ऑडिट था। तो उस ऑडिट में होता क्या था, मदर डेयरी की जितनी भी आइसक्रीम्स होती हैं, अब मदर डेयरी इज अ वेरी बिग ब्रांड, सो व्हाट दे डू इज, उनके अपने C&F एजेंट्स होते थे, जिसको हम बोलते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, एक तरह से उन्हीं की ब्रांच, काइंड ऑफ यू कैन से। तो मदर डेयरी का जो वेयर हाउस होता था, जो मेन हेड ऑफिस होता था, वो वहां से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के जितने भी अपने कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट थे, वो उनको अपना स्टॉक जो है वो भेजा करते थे।
ये कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट उस स्टेट के या उस सिटी के काफी अच्छे एजेंट्स होते थे जिनके वहां पे लोकल कॉन्टैक्ट्स होते थे। तो बहुत सारे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते थे कंपनी के। तो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का काम क्या होता था कि कंपनी का जो स्टॉक है यानी जो आइसक्रीम्स है वो आगे रिटेलर्स को सेल करना। तो रिटेलर्स डायरेक्टली कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास जाके वहां से सामान परचेज करते थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, इनके पास जो स्टॉक रखा होता था वो ऐसा नहीं था कि ये स्टॉक वेयर हाउस से परचेज करते थे और उसके बाद आगे सेल करते थे। नहीं, ये मिडल मैन नहीं थे। ये एक तरह से कंपनी को बोलते थे कि हमें इतना स्टॉक अपने हमारे पास भेजो। कंपनी उनको स्टॉक भेजती थी, वो आगे जब सेल करते थे उसमें से अपना कमीशन काट के कंपनी को पैसे वापस देते थे। तो जो भी स्टॉक है वो कंपनी का ही होता था, बस वो कंपनी से कहते हैं ना रेक्विजिशन वगैरह के थ्रू कंपनी से स्टॉक अपने पास मंगा लेते थे। अब कंपनी के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है ये देखना कि जितनी आइसक्रीम्स हमने इनको भेजी हैं क्या इनके पास उतनी आइसक्रीम्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि आइसक्रीम इन्होंने डैमेज कर दी, कुछ कर दी, खा गए या कुछ भी ऐसा कर दिया, बाद में हमें बोलेंगे वो तो आइसक्रीम डैमेज होगी तो और नहीं भेज। तो कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी होता था। तो वी एज अ स्टॉक ऑडिटर हमारा काम क्या होता था, हर महीने वीवर नॉर्थ के मॉनिटर होते थे। जो मेरा सीए है वो नॉर्थ का ऑडिटर था। तो नॉर्थ के देहरादून हो गया एक, तो दो तीन जगहें और थी, चंडीगढ़ है एक, हमारा अंबाला में भी था। तो काफी जगहों पे जो सीएनएफ एजेंट थे वहां पे हम जाके स्टॉक चेक करते थे। कैसे? वेयर हाउस से हमें एक रिपोर्ट मिलती थी, जैसे कल आज मुझे रिपोर्ट मिली इस टाइम पे रात को कि कंपनी के पास आज की डेट में सीएनएफ एजेंट के पास इतना स्टॉक होना चाहिए। हम ये रिपोर्ट लेके सीएनएफ एजेंट में जाते थे और वहां पे उनको बोलते थे आप हमें अपना स्टॉक फिजिकली काउंट करवाओ कि फिजिकली आपका कितना स्टॉक है। तो ऑफ कोर्स हम सारी आइसक्रीम्स नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि एक रूम होता है, काफी बड़ा रूम होता है, इसमें आइसक्रीम्स रखी होती हैं एंड वो जो रखी होती है दैट इज एट अ टेम्परेचर ऑफ माइनस यू से 40 डिग्रीज, -50 डिग्रीज का टेम्परेचर होता है। तो उसमें तो हम ऐसे नहीं बैठ सकते। तो हमें स्पेशल सूट दिया जाता था कि अंदर जाना है, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में चेक करो, फिर 2 मिनट बाहर रहो, फिर 1 मिनट के लिए अंदर जाओ। तो हम क्या करते थे, मैं अब तुम्हें अपना फिजिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम क्या करते थे, हमारे पास ये रिपोर्ट होती थी, इसमें से हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन कौन से वैल्यू, ज्यादा वैल्यू वाले आइटम्स हैं, कौन कौन से हमें लग रहा है कि जहां गड़बड़ होने के चांसेस हैं। जो छोटी मोटी आइटम्स हैं 10-15 पीस ही है, 10-15 डब्बे हैं, उसमें तो क्या ही होगा। जो बड़ी बड़ी आइटम्स 50,000 40,000 आइसक्रीम्स हैं, उनमें से हो सकता है इन्होंने कुछ गायब कर दियो। तो वो हम फिजिकली वेरीफाई करते थे। वेरीफाई करने के बाद हम एक रिपोर्ट बनाते थे कि इसका चेकिंग करने के बाद, ऑडिट करने के बाद हमें पता एक्चुअल स्टॉक उसके पास है और इतना स्टॉक जो है वो आज पर रिकॉर्ड है। तो उसमें हम फिर वेरिएशन निकाल के देते थे कि इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही कंपनी को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कितना स्टॉक उसके पास एज पर बुक्स आ रहा है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसके पास कितना स्टॉक है, और फिजिकली स्टॉक उसके पास कितना है। क्योंकि अगर यहां पे गड़बड़ हो गई तो कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट इन मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स, चेकिंग द फिजिकल स्टॉक विद स्टॉक्स एज पर द बुक्स। कंपनी बुक्स में भी स्टॉक देखती है, इतना परचेज हुआ तो जर्नल एंट्री करी, इतना सेल हुआ तो जर्नल एंट्री करी। जो हमने अकाउंट बनाया अभी मटेरियल अकाउंट, वहां से पता चला कि इतना क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो है एज पर बुक्स, क्या फिजिकली इतना स्टॉक है, उसके लिए फिजिकल चेकिंग होती है। ये एक बार रीड कर लेना, बाद में समझा, मैंने तुम्हें सारा दिया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब स्टॉक जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैं स्टॉक ऑडिट बता रहा हूं, वैसे स्टॉक चेकिंग कंपनी के लिए दो टाइप की होती है। एक होती है पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, एक होती है कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। अब पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग क्या होती है कि कंपनी अपना सारा का सारा स्टॉक साल में एक बार या 2 बार ही चेक करती है, बस यूजुअली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कि कंपनी क्या करती है, पूरा साल काम करती है, पूरा साल काम करा, साल के एंड में जब क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में लिखना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तब एक बार फिजिकली भी चेक कर ले कि हमारे पास कितना स्टॉक एक्चुअली है। ये वहीं पे पॉसिबल है जहां पे कंपनी ने अपना स्टॉक किसी बाहर वाले को नहीं दिया हुआ, कंपनी का स्टॉक कंपनी के अंदर ही है। तो तब वो एक बार फिजिकली वेरीफाई कर देती है। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। Periodic stock taking is a process whereby all inventory items
are physically counted and valued at a set point in time, usually at the end of accounting period. कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग क्या होता है कि कंपनी कॉन्टिन्यूसली स्टॉक चेक करती रहती है, कभी एक आइटम चेक कर ली, फिर कभी दूसरी आइटम चेक कर ली, कभी तीसरी आइटम चेक कर ली, तो बार बार वो चेकिंग करते रहते हैं साल में 3 बार 4 बार 5 बार, कि हर एक महीने बाद इसको चेक कर लिया, फिर अगले महीने इसको चेक कर लिया, फिर अगले महीने इसको चेक कर लिया, फिर दोबारा से चौथे महीने इसको चेक कर लिया. दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग. Continuous stock taking is counting and valuing selected items at a different times in a rotating basis. This involves a specialist team of counting and checking the number of inventory item each day so that each item is checked at least once a year. Valuable items or items with high turnover could be checked more frequently. इतना ज्यादा डेप्थ में लर्न करने की जरूरत नहीं है. Continuous मतलब बार बार चेक करते रहना rather than साल में एक बार करने की. ठीक है, ये होता है हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल. अगर इसके बीच में हमें लगे कि फिजिकल के अंदर और रिकॉर्ड में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल है उसको डांटेंगे. जैसे मैंने बताया था, जो वेयर हाउस वाला बंदा होता है उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तभी उसको बहुत ध्यान रखना होता है. दूसरा, जो भी कंपनी की ऑब्सोलीट आइटम्स होती हैं, ऑब्सोलीट मतलब जो चीज खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, सेल नहीं हो सकती, उसको कंपनी को राइट ऑफ करना है और डिस्पोज करना है. राइट ऑफ मतलब बुक से हटा दो, और डिस्पोज मतलब मार्केट में बेच दो जितने का भी बिकेगा. दिस इज स्टॉक टेकिंग, पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग. इसमें गाइस किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, बोर हो रहे हो क्या? नहीं, सर. फॉर्मूले शुरू हो जाएंगे. अभी तुम्हारी बोर्डम हटाता हूँ, सारे फॉर्मूले बताता हूँ तुम्हें, अब पता चलेगा तुम्हें. चलो, अब आता है हमारा टॉपिक, दैट इज फ्री इन्वेंट्री. फ्री इन्वेंट्री, जैसा कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, वो इन्वेंट्री जो कंपनी के पास होती है विच इज रेडी टू बी सोल्ड. इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्री इन्वेंट्री का? मटेरियल हमारे पास स्टॉक में कितना रखा हुआ है, स्टॉक में कितना मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है. हम जरूरी नहीं है कि वो सारा रेडी फॉर सेल हो. क्यों? उसमें से हो सकता है कुछ सामान ऑलरेडी हम सेल कर चुके हैं लेकिन अभी लोग उठा के नहीं लेके गए. ठीक है ना? कुछ हो सकता है हमारे पास, जो ये मैं बात कर रहा हूं जो बुक्स में स्टॉक दिख रहा है. दूसरा हो सकता है कुछ स्टॉक ऐसा जो हमने ऑर्डर कर दिया लेकिन अभी तक हमारे पास आया नहीं. ठीक है ना? तो यहाँ पे हम, सॉरी, इसमें मैं अलग तरीके से बोल गया. इसमें हम बात करेंगे जितना मटेरियल हमारे पास इन्वेंट्री में रखा हुआ है फिजिकली, जितना मटेरियल हमने सप्लायर से ऑर्डर कर दिया कि इतना सामान हमें चाहिए, हम उसको बता चुके हैं, ऑर्डर दे चुके हैं, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि कितना हमारे पास स्टॉक में था, कितना हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं जो हमें पता है मिलेगा ही मिलेगा, माइनस कितना वो स्टॉक है जो हम सेल कर चुके हैं लेकिन अभी तक वो पर्सन लेके नहीं गया, दैट मींस नॉट येट इशूड. मटेरियल रिक्विजिशन मतलब या तो प्रोडक्शन में जा चुका है या फिर वो सेल हो चुका है लेकिन अभी प्रोडक्शन मैनेजर लेके नहीं गया. वैसी स्टॉक में दिख रहा है हमें कि गोडाउन के अंदर वो स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन वो ऑलरेडी उसकी रिक्विजिशन आ चुकी है कि वो मेरा स्टॉक जाना है. रिमेनिंग स्टॉक इज माई फ्री इन्वेंट्री. सिंपल फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न. कि फ्री इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल जितना हमारा इन्वेंट्री में है ऐड कर देंगे जितना हमने सप्लायर से मंगा दिया, माइनस जितना हमने रिक्विजिशन कर दी लेकिन अभी तक नहीं भेजा. रिमेनिंग इज आवर फ्री बैलेंस जो हम आगे सेल कर सकते हैं या प्रोडक्शन को दे सकते हैं. टेक 2 मिनट्स, इसको देखो अच्छे से, एंड आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स ताकि जो भी पुराना पड़ा है वो तुम्हारा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए. प्लस आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई नोट्स. जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले वो नोट्स में से पढ़ लेना, जिनके पास नोट्स हैं एक बार नोट्स भी गो थ्रू कर लो, सो दैट बाद में जब तुम रिवीजन करो तुम्हें पता हो, क्योंकि अभी तुमने फ्रेश चीजें पढ़ी हैं तो नोट से तुम डायरेक्टली उनको लिंक कर पाओ. बाद में अभी नोट्स नहीं पढ़ोगे, सीधा बाद में नोट्स पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा. तो टेक 10 मिनट्स, अच्छे से वो सारे नोट्स पढ़ लो जो अभी तक फ्री इन्वेंट्री तक हमने पढ़ा है, एंड उसके बाद वी विल मूव फर्दर. आगे बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे. सर कोई एक डाउट बार किसी ये को है फ्री इन्वेंट्री तो प्लीज वाला, मुझसे पूछ लो. या एक बार ये फ्री क्या? इन्वेंट्री वाला फिर से बता दो ना. ओके, एक सेकंड दो मुझे, मैं पहले नोट्स भेज दूं. देखो, फ्री इन्वेंट्री का मतलब होता है हर्ष हमारे पास
वो स्टॉक, वो इन्वेंट्री जो हम कभी भी किसी को दे सकते हैं, बेसिकली हम आगे दे सकते हैं। तो वेयर हाउस वाला जो बंदा है उसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना उसके पास कितना ऐसा स्टॉक है जो वो आगे दे सकता है, मतलब उसका अपना स्टॉक है वो जो आगे दे सकता है। तो वो क्या होगा, जितना फिजिकली उसके पास गोडाउन में रखा हुआ है वो, उसमें जितना उसने ऑर्डर कर दिया जो उसके पास आने वाला है वो भी हमारा फ्री इन्वेंटरी है क्योंकि वो भी हम आगे दे सकते हैं, प्लस इसमें से कुछ ऐसा स्टॉक जो हम ऑलरेडी परचेज रेक्विजिशन के थ्रू उसको दे चुके हैं, इन द सेंस रेक्विजिशन बन चुकी है लेकिन वो परचेज वाले ने स्टॉक यहां से नहीं उठाया। तो ये वाला स्टॉक जो ऑलरेडी हम उसको देने वाले हैं वो दोबारा तो किसी और को दे नहीं सकते। तो फ्री इन्वेंट्री हमारी होगी जितना हमें बाहर से आना है प्लस जितना स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है जो हमने किसी को नहीं देना। तो मटेरियल इन इन्वेंट्री प्लस जितना हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया माइनस जितना स्टॉक हमारे पास है उसमें से कितना स्टॉक हम ऑलरेडी सब परचेज डिपार्टमेंट को देने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजने वाले। ओके, मतलब जितना रेडीली अवेलेबल फॉर फर्दर वो मूवमेंट या ट्रांजैक्शन उतना, है ना? क्या चीज, तुम इसको एक्सप्लेन कर रहे हो या इसको एक्सप्लेन कर रहे हो? हाँ हाँ, फ्री इन्वेंट्री ही बेसिकली उतना हो गया जितना मेरे पास ऑलरेडी है, जितना मेरे पास आने वाला है, एंड अगर मैं कमिट कर चुका हूँ आगे भेजने का उतना माइनस कर दिया, है ना? परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके, समझ गया। बाकी इशप्रीत मैंने नोट्स जो है वो ग्रुप में अभी भी शेयर करे हैं, सो यू कैन डाउनलोड दी नोट्स, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ये इसका भी और एफए का भी दोनों के प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। एंड गाइस आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, फटाफट से इन नोट्स को जो हमने टॉपिक्स ऊपर पढ़े हैं फटाफट से वर्ड टू वर्ड गो थ्रू कर लो एक बार।
यस गाइस, सबने पढ़ लिए टॉपिक्स सारे पुराने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछो। नो डाउट किसी ने नहीं पूछा। चलो लेट्स मूव फर्दर। एक्टिविटी नंबर 1 नॉट रेलिवेंट फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे पास एग्जाम में ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब गाइस हमारे आते हैं कुछ फॉर्मूलेज जो हमें यहाँ पे लर्न करने, वो थोरेटिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर्मूले स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। फॉर्मूलेज क्या है, ऑल्दो नोट्स में भी लिखे हुए हैं, बट आई एम आल्सो राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग। पहला फॉर्मूला होता है हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि हमें जब भी कितने लेवल पे आके हमें अपना स्टॉक ऑर्डर करना है, किस लेवल पे आने के बाद हमें अपना स्टॉक ऑर्डर करना है। मतलब जैसे हमारा एक ग्लास है, या ग्लास में जैसे हमारा पानी है, ऐसी वेयर हाउस में कंपनी का स्टॉक है। ये उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। किस लेवल पे जब वो टच कर जाएगा तो मुझे इसको रीफिल करना पड़ेगा। वैसी वेयर हाउस में किस लेवल पे जब मेरा स्टॉक पहुंच जाएगा तो मुझे कब दोबारा से ऑर्डर देना है, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। सो रीऑर्डर लेवल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो जो फॉर्मूला बना हुआ है, दैट इज मैक्सिमम यूजेज पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम या लीड डेज या लीड टाइम इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक दिन में मैक्सिमम हमारा कितना स्टॉक यूज होता है, और लीड डेज मतलब कि जब मैं ऑर्डर करता हूं, ऑर्डर करने से सामान मेरे पास आने तक कितने दिन लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। तो अगर मैक्सिमम मेरे को हर रोज 100 यूनिट चाहिए होते हैं, और मुझे पता है कि जब मैं स्टॉक ऑर्डर करूंगा 5 दिन लगते हैं मेरे को स्टॉक मेरे पास आने में, तो दैट मीन्स मुझे 500 यूनिट्स अपने पास रखने पड़ेंगे कि हर रोज अगर मैक्सिमम ऑर्डर भी मेरे पास आया तो इन 5 दिनों तक मैं वो ऑर्डर फुलफिल कर सकूं। ऐसा ना हो स्टॉक कम पड़ जाए और मैं सेल ना कर पाऊं। सेल नहीं कर पाऊंगा तो काम नहीं होगा और मेरे लॉसेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रीऑर्डर लेवल मतलब कि किस लेवल पे आके मुझे अपने स्टॉक को और स्टॉक ऑर्डर करना है। सो दैट इज रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम यूजेज पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तुम देखो ये सारा काम वेयर हाउस वाले का होता है, ये सारा काम वेयर हाउस वाले को रखना है अपने पास संभाल के। तो मैक्सिमम यूजेज पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, वी हैव टू लर्न इट लाइक दिस। ज्यादा प्रैक्टिकली सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया, बट तुम्हें ये फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट सर फॉर्मूला हमारा आता है, या हर्ष सर लीड टाइम का प्रॉपर मतलब क्या होता है? क्या चीज? लीड टाइम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? लीड टाइम मतलब मैंने बताया ना कि जब मैं स्टॉक ऑर्डर करूंगा और मेरे पास वेयर हाउस में स्टॉक आएगा, उस पूरे प्रोसेस में कितने दिन लगते हैं, दैट इज कॉल्ड लीड डेज या लीड टाइम। ओके, अब समझ ऐसा गया तो सर। नहीं है ना कि मैंने आज ही ऑर्डर करा कि आज ही मेरे को स्टॉक मिल जाएगा। आज ऑर्डर करूंगा, फिर वो परचेज लगेगी, सेल सप्लायर मेरे को 2 दिन बाद सामान भेजेगा, तो वो होता है लीड टाइम। कि जब मेरे को ऑर्डर मैंने करा और कब तक मेरे पास स्टॉक पहुंचा, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। देन रीऑर्डर मतलब लेवल के बाद हमारा नेक्स्ट, या विदान, सर मतलब अमेजोन से ऑर्डर किया और आने में 4 दिन लगे, वो लीड डेज। तो लीड डेज इज 4 डेज, राइट। यस सर, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम लेवल, कि इतना मिनिमम स्टॉक हमें अपने पास मेंटेन करके रखना ही रखना है, इससे कम हम जा ही नहीं सकते स्टॉक, वो हमारे लिए डेंजर लेवल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, जो हमने ऊपर निकाला था, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम। अब यहां पे मैं एक चीज तुम्हें बोलूंगा, ये फॉर्मूलेज जो है इनको समझने की बजाय इनको डायरेक्टली लर्न कर लो, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छे से समझ के ये मिनिमम लेवल बनाया है। हालांकि मिनिमम लेवल प्रैक्टिकली और भी कुछ हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, बट वी विल स्टडी ओनली जो हमारे को बताया गया है। तो इस फॉर्मूले को जस्ट एज इट इज लर्न कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर तुम सोचोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं, अगर तुम प्रैक्टिकली सोचोगे तो बहुत दिक्कत होगी, कुछ चीज समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी।
तो सिंपल मिनिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज यूजेज पर डे इंटू एवरेज लीड टाइम। थर्ड हमारा फॉर्मूला आता है मैक्सिमम लेवल के वेयरहाउस में हमें मैक्सिमम स्टॉक कितना रखना है, तो इट इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी के एक बारी में हम कितना ऑर्डर करते हैं, ये चीज तुम्हारे को अभी के लिए मान के चलो, ये चीज तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी रीऑर्डर क्वांटिटी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस विल बी गिवन। हालांकि ये हमने आगे पढ़ना है पूरा, बट अभी के लिए याद रखो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो तीन फॉर्मुलेज अभी हमने करे हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम यूजेज पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज यूजेज पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम। और मैक्सिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल plus reorder quantity which is given in the question minus bracket start minimum usage per day into minimum lead time। अच्छे से टेक 2 to 3 minutes और 4 minutes इन फॉर्मुलेस को बाय हार्ट लर्न करो, ये तुम्हें लर्न करने ही करने हैं। ये लर्न करो, दो फॉर्मुलेस और आएंगे, या मैं एक फॉर्मूला और लिखवाता हूं, चलो। डी है तुम्हारा फॉर्मूला, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम इन्वेंट्री प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ये चार फॉर्मुले तुम्हें जो है वो अभी लर्न करने हैं। पांचवा रीऑर्डर क्वांटिटी वो मैंने बताया वो ऑलरेडी गिवन होता है, बट आगे हमें वो निकालना पड़ेगा। अभी के लिए यू कैन अज्यूम दिस इज गिवन। ये चारों फॉर्मुले अच्छे से लर्न कर लो, फिर इसके 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। लर्न हो गई गाइस सबको ये फॉर्मुलेस? कोई जवाब नहीं दे रहा आज। 1 मिनट सर। तुम्हारे वैसे कॉपी में भी लिखे हुए हैं, नोट्स में भी लिखे हुए हैं, यू कैन यूज देम फॉर द टाइम बीइंग, बट यू हैव टू लर्न इट। एग्जाम में ये फॉर्मुलेस तुम्हें कहीं पे भी गिवन नहीं होंगे, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें सारा बता चुका हूं। ये अभी नहीं पढ़ना, ये तुम होमवर्क में पढ़ोगे। होमवर्क में इसको पढ़ लेना, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। एक्टिविटी नंबर 2 करो, ये तुम्हें एक्टिविटी अभी करनी है। एंड सबने मुझे आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा एक्टिविटी नंबर 2 का।
सर पहले का 36,000 आ रहा है। कितना फर्स्ट वाले का? 36 बी। ओके, फर्स्ट का मुझे एक आंसर आया बी। Yes, sir. B. ओके गाइस, इफ पॉसिबल सारे बच्चे अपने माइक ऑन कर लो सो दैट तुम्हें माइक बार बार ऑन ऑफ ना करना पड़े एंड वी कैन इजीली कम्युनिकेट। हाँ सर, फर्स्ट का तो बी आ गया मेरा भी। आई वाज आस्किंग एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंटरी, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें अभी। या ओके, गुड, अंडरस्टूड। अच्छा, तुम्हें एवरेज निकाल दिया ना, एवरेज ये हो जाएगी तुम्हारी 2250 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज। हाँ वही मेरे को लीड लगा। टाइम 8 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। सर 16,500। कौन सा? ओ, क्या आंसर? सॉरी, सेकंड का 16,500। 16,500। ओके, Ishpreet, are you able to find the answer? Yes, sir. I'm doing it already. ठीक है, सिमरन, साफा, Yes, sir. Second वाले का 16,500 है and third वाले का 42,500. थर्ड वाले का यस सर 42,500। ठीक है, 42,500। ठीक है। यस सर, हो रहा है टैली। मेरा भी 16,500 और 42,500 आया। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ठीक है, सो ये थे हमारे फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो तुम्हें लर्न करने थे और तुम लर्न ऑफ कोर्स करोगे। आगे बढ़ूं इशप्रीत? आई थिंक तुमने भी आंसर्स नहीं दिए। No, sir. It's done. ओके ठीक है, चलो अब ये थे हमारे फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेज। नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉर्मुलेज, वो भी मैं तुम्हें भी स्क्रीन पे लिखवाता हूँ, वो वैसे नोट्स पे भी गिवन है। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेज आर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? तुम कहोगे खाली मटेरियल परचेज कॉस्ट ही तो होती है, वही तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है, जो सामान हमने परचेज किया है उसका परचेज प्राइस। तो यहां पे हमारी तीन आती हैं। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट को वी कैन ऑल्सो से परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को वी कैन ऑल्सो से, या इसको अभी ऐसे लिख लो, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ये होता है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। अब हम इन डिटेल देखते हैं। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज कॉस्ट इज परचेज प्राइस पर यूनिट के, पर यूनिट का हमारा परचेज प्राइस क्या है? इनटू एनुअल डिमांड। अब यहां याद रखना, एनुअल डिमांड है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली नहीं, एनुअल डिमांड। परचेज प्राइस पर यूनिट को शॉर्ट में पी बोलते हैं, वी कॉल दिस पी, एंड एनुअल डिमांड को वी कॉल इन शॉर्ट डी। ये डी पी काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं, आगे फॉर्मुलेज में यूज होंगे। तो परचेज प्राइस पर यूनिट इज पी और एनुअल डिमांड जो हमारी होती है दैट इज कॉल्ड डी।
दिस इज हमारा परचेज कॉस्ट के पूरे साल की हमारी परचेज कॉस्ट कितनी आई है। परचेज कॉस्ट के बाद हमारी आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के जब हम सामान ऑर्डर करते हैं तो उसका टोटल कितना खर्चा होगा, इट इज कॉस्ट पर ऑर्डर कि एक बारी का ऑर्डर करने का खर्चा कितना है, दिस इज कॉल्ड सीओ, कॉस्ट पर ऑर्डर। सीओ एक बारी में ऑर्डर करने का खर्चा कितना है, इनटू एनुअल डिमांड कि पूरे साल कितनी हमारी डिमांड होती है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर कि एक बारी में मैं कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं। इससे मुझे पता चलेगा कि साल में मैंने कितनी बार ऑर्डर किया है, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है, तो टोटल मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। एनुअल डिमांड हमने ऊपर पढ़ा था, इट इज डिनोटेड एज डी। क्वांटिटी पर ऑर्डर को वी विल कॉल इट एज क्यू, और ईओक्यू ये हमें अभी पढ़ना है। ईओक्यू फॉर्मूला हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए यू कैन कॉल इट एज क्यू बट इट इज ईओक्यू। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने की क्या कॉस्ट है, इनटू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। सर आई हैव वन क्वेश्चन। सर कॉस्ट पर Yes, ऑर्डर में Safa? क्या क्या इंक्लूड होता है, क्योंकि परचेज प्राइस तो डिफरेंट है, और फॉर कॉस्ट पर एग्जांपल ऑर्डर अगर में 10 हमारी 10 क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डर कॉस्ट हो किया गई, तो ट्रांसपोर्टेशन उसमें कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, वो सब कुछ होता है। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट, हमें क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़ेगा कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, हमें ये चीज डायरेक्टली गिवन होगी। बट जनरली कॉस्ट पर ऑर्डर में क्या आएगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी टैक्सेस लगेंगे एक ऑर्डर के अंदर, ठीक है। एक एक ऑर्डर में हमारा लेट से हमें कुछ स्टेट टैक्स वगैरह देना है, रोड टैक्स पे करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमारा जैसे हमें किसी को रेंट पे करना है, जैसे ड्राइवर है, कुछ है, वो सारे, तो बेसिकली जितने भी ऑर्डर करने के खर्चे होते हैं वो वाले यहाँ पे आते हैं। ओके, ठीक है। यस सर। थर्ड होता है हमारा होल्डिंग कॉस्ट। के होल्डिंग कॉस्ट हमारी क्या होगी कि अगर हम अपना जो स्टॉक है उसको फैक्ट्री में रख रहे हैं, तो फैक्ट्री में वेयर हाउस का खर्चा हो गया, स्टॉक की इंश्योरेंस हो गई, वो सारी चीजें। तो होल्डिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला होगा, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ये भी हमें गिवन होगी, इट इज कॉल्ड CH, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ये हमारे को हमेशा गिवन होगी, याद रखना, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, इनटू इसका जो फॉर्मूला है दैट इज क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम और सेफ्टी स्टॉक। क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2 विच इज कॉल्ड क्यू और ईओक्यू, जो हमने भी ऊपर देखा था, क्यू और ईओक्यू। तो होल्डिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला बन गया, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम और सेफ्टी स्टॉक। ये काफी रेयर है, दिस इज वेरी रेयर, ठीक है, दिस इज वेरी रेयर, ये हर बार क्वेश्चन में नहीं होता, अगर गिवन हो तभी यूज करेंगे, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक रहेगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2। इससे पता चलेगा कि जो स्टॉक हम होल्ड करके रखते हैं उस स्टॉक की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये हमारी तीनों मिला के बनती है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। टेक 5 मिनट्स, अब ये फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न कर लो, फिर एक फॉर्मूला हम और करेंगे, जस्ट वन फॉर्मूला आज का, और उसके एक दो क्वेश्चंस, दैट्स इट। आज मैं ज्यादा हैवी नहीं कराऊंगा, तुम कहोगे सर इतने सारे फॉर्मूलेज करा दिए और कितना हैवी कराओगे, बट अभी तो शुरुआत है, बहुत चीजें इसमें अभी। टेक 5 मिनट्स, अच्छे से ये तीनों फॉर्मुलेस को भी लर्न कर लो, नोट्स में लिखे हुए हैं, मैंने हर बार बोलता हूं मैं नोट्स में लिखे हुए हैं, बट अभी के लिए इसको लर्न कर लो। नोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, परचेज कॉस्ट P इंटू डी प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है CO इंटू डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी प्लस होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है CH इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। शॉर्ट में हमारा ये होता है क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, अगर मिनिमम आए तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे।
क्लियर है गाइस सबको? Just a minute, sir. यस सर क्लियर। गाइस मुझे प्लीज बताना तुम्हें क्लास Yes. आज की ज्यादा हैवी तो नहीं लग रही? अगर लगे तो बता देना, आई विल स्टॉप। अगर तुम्हें लगता है एक आधा फॉर्मूला और कर सकते हो तो आई विल मूव फर्दर। आई डोंट वांट कि क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाए। हो जाएगा सर एक फॉर्मूला और। ठीक है। Done, sir. सर इसका होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? क्या चीज? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट होती है इस के जब हम स्टॉक अपने वेयर हाउस में रखते हैं तो वेयर हाउस में स्टॉक को रखने के लिए हमारे को वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ता है। हम इतनी कंपनी वेयर हाउस परचेज तो कर नहीं सकती, वेयर हाउस रेंट पे लेगी। अगर परचेज भी कर रखा है तो उस वेयर हाउस की मेंटेनेंस होगी, ठीक है, उस वेयर हाउस में लड़का होगा जो वेयर हाउस मेंटेन कर रहा होगा, स्टॉक की इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, सफाइयां होगी। तो वो सारे खर्चे आर कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट। के स्टॉक को जब कंपनी होल्ड करके रखती है तो वो कॉस्ट होती है हमारी होल्डिंग कॉस्ट। अब गाइस देखो आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, किसी को डाउट तो नहीं? और No, sir. चलो अब देखो आगे एक चीज। अब बात क्या आती है, अगर तुम ये तीनों फॉर्मुलेस देखो, जितनी हमारी एनुअल डिमांड है जो हमने परचेज करा है, ये खर्चा तो उतना ही आएगा, इस खर्चे में कोई चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा उतना ही आएगा। मतलब अगर मैंने 1 लाख यूनिट्स परचेज करने हैं और जो परचेज प्राइस है दिस इज फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। वो अलग बात है परचेज प्राइस चेंज होगा, ये होगा, दैट इज डिफरेंट। अब बात आती है इन दोनों की जिसको हम बोलते हैं कश्मकश। हम एक कश्ती पे सवार हैं, एक बोट है, हम इस पे सवार है, ये बोट है। पॉइंट क्या है, अगर मैं कम सामान एक बारी में ऑर्डर करता हूं, अगर मैं कम सामान एक बारी में ऑर्डर करता हूं, मेरी एनुअल डिमांड लेट्स से 10,000 यूनिट्स की है। 10,000 यूनिट्स मेरे को पूरे साल में चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं 6 महीने में मंगाऊंगा 5,000, फिर 6 महीने में मंगाऊंगा 5,000। एक ऑप्शन ही है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 2500 4 बार मंगा लूंगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 1,000 मंगा लूंगा, 1,000 नहीं तो चलो 1250 मंगा लूंगा, 1250 मंगा लूंगा, ऐसे, ठीक है ना। या फिर 10,000 डिवाइड बाय 12, हर महीने 833.33 ऐसे मंगा लूंगा। तो आई एम गोइंग इन अ बोट एंड मैं दोनों साइड से फंस रहा हूं। अगर मैं ऐसे ऑर्डर करता हूं कि मैं एक बारी में सीधा 5,000 ऑर्डर करता हूं और मैंने साल में 2 बार ऑर्डर करा, इससे एक फायदा क्या होगा, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं साल में सिर्फ 2 बार ऑर्डर कर रहा हूं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो सारा खर्चा मुझे सिर्फ 2 बार ही देना पड़ेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को 5,000 स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा 6 महीने, तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 5,000 स्टॉक होल्ड करने के लिए मेरे को बड़ा वेयर हाउस चाहिए, ज्यादा इंप्लॉयज चाहिए, इंश्योरेंस का ज्यादा खर्चा आएगा, तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर साइड, अगर मैं एक महीने के 833 मंगाता हूं तो मेरे को ज्यादा स्टॉक होल्ड करके रखना नहीं है, 833 होल्ड करना है हर मंथ, कोई दिक्कत नहीं है, तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे साल में 12 बार ऑर्डर करना है। तो कंपनी इसी चक्कर में पड़ी रहती है कि हमें कितना स्टॉक रखे, कितना स्टॉक एक बारी में ऑर्डर करें, ताकि होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी बैलेंस आउट कर जाए, जिस टर्म को हम आगे पढ़ने वाले हैं, EOQ, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो लेवल ऑफ क्वांटिटी होता है कि इतना हम एक बारी में ऑर्डर करेंगे जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का सम टोटल इसका सबसे मिनिमम आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का जब हम टोटल करेंगे वो सबसे मिनिमम आएगा। और यहाँ पे एक मैजिक हमेशा होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम आ जाती है। कैसे आती है जनरली मुझे भी नहीं पता, कि EOQ में होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा सेम आती है, जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी उतनी होल्डिंग कॉस्ट होगी। तो EOQ हमें निकालना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, कि कितनी क्वांटिटी हम एक बारी में ऑर्डर करें, दैट मींस ये क्वांटिटी पर ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी हम एक बारी में ऑर्डर करें कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का सम
सबसे कम आए, जीरो तो हो ही नहीं सकता, बट सबसे कम आए वो हम पढ़ेंगे ईओक्यू फॉर्मूले से। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दैट इज ईओक्यू विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये मैं सारा रब कर रहा हूं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज ईओक्यू दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि मैं एक बारी में कितने यूनिट्स ऑर्डर करूंगा कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सबसे कम आए। इसका फॉर्मूला है 2CO इंटू डी अपॉन CH। तो 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो इसका जो फॉर्मूला अगर मैं तुम्हें वैसे लिखवाऊं दैट इज 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ये होता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। इससे जो भी हमारे यूनिट्स आएंगे वो यूनिट्स तुम देखना कि इतने यूनिट्स जब मैं ऑर्डर करूंगा तो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा सेम आएगी और मिनिमम आएगी। मैं रैंडमली भी तुम्हें करके दिखाऊंगा कि ईओक्यू पे क्या आ रहा है उनका टोटल, और अगर मैं अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट्स करता हूं तो क्या आ रहा है। तुम देखना कि हमारा ईओक्यू के टाइम पे ही होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सबसे कम आएगी, इनका टोटल देखना। परचेज कॉस्ट में तो चेंज होगा ही नहीं, उतने यूनिट्स की परचेज प्राइस इनटू एनुअल डिमांड, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होना। ये दोनों हमारे सबसे कम आएंगे। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। आज इतना ही कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। एक छोटा सा पॉइंट और है बस वो बताना है, लेकिन वो आगे बताऊंगा। सर पर ये सेंस बिल्कुल नहीं बना रहा, वो दोनों सेम कैसे आ जाता है हर बार? मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट में झूठ। इतना डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपन जोड़ते हैं एंड बिल्कुल ऑर्डरिंग कॉस्ट में बिल्कुल तुम इतना सही अलग कह अलग रहे हो, चीजें तुम रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था कि मैं बाद में बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। तो जो है मैं तुम्हें फैक्ट बता हाँ। दिया। मुझे भी नहीं पता वो टोटल क्यों मैच करता है उन दोनों का। ओके सर। सबने लर्न कर लिया गाइस। हालांकि फॉर्मूले तुम्हें आगे भी लर्न करने पड़ेंगे नोट्स में से, तो देयर इज नो पॉइंट फॉर मी टू से ये फॉर्मूला अभी लर्न कर लो, आगे मत देखना। तो लेट्स डू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी बनेगा और समझ भी आएंगी चीजें। तो लेट्स डू दी क्वेश्चन नाउ। ये सारा हम कर चुके हैं, एवरीथिंग वी हैव डन। ईओक्यू हम कर चुके हैं, ये हो गया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। एक बार इलस्ट्रेशन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो, कंपनी परचेजेस मटेरियल विद द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर $32. That means this is ordering cost per order. Annual demand for the material is 25,000 units and annual holding cost per unit is $6.40. ये हमें holding cost पता चल गई per unit per year, ordering cost पता है और हमें annual demand पता है। तो EOQ का फॉर्मूला हम लगाते हैं, इन्होंने लगाया हुआ है, क्या है 2 into cost of ordering that is 32 into annual demand that is 25,000 divided by 6.40 which is हमारा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। इससे हमारी फिगर आई 500। मतलब एक बारी में अगर मैं 500 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी। लेट्स चेक दिस। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं परचेज प्राइस चलो परचेज प्राइस छोड़ ही देते हैं, परचेज प्राइस तो वैसे भी सेम आती है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले ये देखता हूं कि 500 यूनिट्स पे टोटल होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है। तो होल्डिंग कॉस्ट का हमारा पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट पर ऑर्डर 32 इनटू एनुअल डिमांड जो हमारी थी 25,000 डिवाइडेड बाय एक बारी में हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं 500। तो ये मेरा आएगा 32 इंटू 25,000 डिवाइड बाय 500।
ये मेरा आ रहा है 1600। तो 1600 मेरा आ रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट देखते हैं। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज 6.40 इनटू EOQ 500 डिवाइड बाय 2 इंटू EOQ डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा 500 डिवाइड बाय 2 इंटू 6.40। ये भी 1600 आ रही है, और मैंने वैसे भी तुम्हें बताया था ये दोनों हमेशा मैच करती है EOQ पे। दैट मीन्स टोटल जो हमारा ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट आएगा वो आएगा 3200। अगर जितना EOQ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है उतने हम ऑर्डर कर रहे हैं। चलो मैं रैंडमली इसमें एक काम करता हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ 5000 एक बारी में। तो अगर मैं 5000 एक बारी में ऑर्डर करता हूँ तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। तो 5000 जब मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट पर ऑर्डर 32 इंटू एनुअल डिमांड 25,000 डिवाइड बाय, सर मैं एक बारी में 5000 ऑर्डर कर रहा हूँ, इट सर इज सर 32। सर 5000 की जगह कोई दूसरा फिगर लो ना, इससे तो सिर्फ एक जीरो ऐड हो रहा है, वो तो कट जाएगा हर बार। चलो मैं इसमें 2500 कर लेता हूँ, हाँ ठीक है ना, कि 2500 एक बारी में ऑर्डर कर रहा हूँ। तो 2500 मैंने एक बारी में ऑर्डर किया, 32 इंटू 25,000 डिवाइड बाय 2500, 32 इंटू 25,000 डिवाइड बाय 2500, 320 आ गया। उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट मेरी अब कितनी आएगी? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर मेरी है 6.40 इनटू जितना मैं एक बारी में ऑर्डर कर रहा हूं डिवाइड बाय 2। सो 2500 डिवाइड बाय 2 इंटू 6.40, ये आ रहा है मेरा 8000। तो टोटल जो मेरी कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 8320, कि यहां मेरी टोटल जो ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग कॉस्ट थी वो थी 3200। और जब मैंने ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करी, देखो ध्यान से हुआ क्या, जब मैंने ज्यादा क्वांटिटी एक बारी में ऑर्डर करी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। क्यों? पहले मैं 500 यूनिट्स एक बारी में मंगा रहा था, साल में मंगाने 25,000 है, तो काफी बार ऑर्डर कर रहा था, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा थी। यहां मैंने एक बारी में 2500 ऑर्डर करे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम होगी। लेकिन लॉजिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो मुझे ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना है, तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट देखो यहाँ पे बढ़ गई। तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी यहाँ पे 8000 हो। अब तुम कहोगे सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, 500 है ना, इसका मतलब अगर हम 300 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे, 300 इससे बैठता नहीं है, 200 कर देता हूँ, 200 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। अगर मैं 200 यूनिट्स एक बारी में ऑर्डर करता हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 32 into annual demand divided by units per order, that is EOQ 32 into 25,000 divided by 200, it is 4,000। तो 4,000 मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है, वो तो वैसे ही से ज्यादा होगी। बाकी होल्डिंग कॉस्ट मेरी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, कि एक बारी में मेरे को कम होल्ड करने हैं, इट इज 6.40 into 200 डिवाइड बाय 2। तो 200 डिवाइड बाय 2 into 6.4, so this is 640। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? 4640। मतलब जब मैंने EOQ के अकॉर्डिंग ऑर्डर करे तो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग 3200 सॉरी। ज्यादा करे तो भी बढ़ गई, कम करे तो भी कॉस्ट बढ़ गई। दैट्स वाई EOQ का हमारा फॉर्मूला आता है कि इतनी क्वांटिटी हमें एक बारी में ऑर्डर करनी है जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट हमारी सबसे कम आएगी। एंड मैंने बताया था मैजिकली ये दोनों सेम भी हो जाए। सबको ये पॉइंट क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सर। अब मजा आया ना सेकंड हाफ में? फर्स्ट तो बोरिंग हो गया था, थ्योरी थी, सब कुछ था। मैंने कहा था ना अभी फॉर्मुलेज आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आता है करने में। रियल लाइफ में तुम्हें पता है जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनको अगर तुम ऐसी चीजें समझाओगे ना तुम्हें बहुत पैसे देंगे। वो नहीं देखते EOQ वगैरह, वो तो अपनी मर्जी से ऑर्डर करते हैं। तुम वैसी किसी कंपनी में जाओ कि आई टेल यू EOQ, जहां पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कम आएगी, चाहे तुम्हें भी कुछ ना पता हो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, वैसे ही उसको दिखा दो, ओनर विल सी, अरे इसको तो बड़ी नॉलेज है यार, ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट, अरे मुझे पता ही नहीं था। तो ये नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं ना, इस नॉलेज की वैल्यू होती है। जब हम इंटरव्यूज वगैरह में भी जाते हैं, तुम जब इंटरव्यू में जाओगे तो जब तुम किसी कंपनी के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। दे माइट आस्क यू दीज क्वेश्चंस।
तो दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक बारी में हमें कितने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए सो दैट हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आए। टोटल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट तो वैसे भी सेम रहेगी तीनों केसेस में। क्यों? 25,000 यूनिट्स ऑर्डर करने हैं, सोचो $10 का एक है तो वो हो जाएगा 2,50,000। तो वो तीनों केस में सेम है क्योंकि परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, फर्क पड़ता है इन दोनों के अंदर। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक, दैट इज EOQ। इसमें एक अजम्पशन होती है हमारी। अजम्पशन क्या होती है कि डिमांड हमारी कांस्टेंट है पूरे साल, ऐसा नहीं है कि डिमांड बढ़ रही कम हो रही है। डिलीवरी इज इंस्टेंटिनियस और लीड टाइम इज कांस्टेंट, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि लीड टाइम हमारा बिल्कुल सेम कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कभी लीड टाइम कम है कभी लीड टाइम ज्यादा। एंड थर्ड इज परचेज कॉस्ट आर कांस्टेंट, नो डिस्काउंट। मतलब ये मतलब क्या है, मैंने तुम्हें बताया था परचेज कॉस्ट जो है वो हमारे तीनों केस में सेम रहेगी कि अगर हमने ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर करे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे हमने EOQ यहाँ निकाला था 500, कई बार सप्लायर बोलता है कि अगर तुम 1,000 से ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर करोगे तो तुम्हारे को हम कुछ बल्क डिस्काउंट भी देंगे परचेज प्राइस पे। अब तुम कहोगे कि परचेज प्राइस पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर मैं 1,000 यूनिट से ज्यादा ऑर्डर करूंगा तो मेरा परचेज प्राइस भी कम हो जाएगा। हालांकि उससे तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट में फर्क पड़ जाएगा, वो बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारा परचेज प्राइस कम हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हमारी मंडे को क्लास होगी, तो वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तुम्हें जो मैंने फॉर्मुलेस बताए हैं वो फॉर्मुलेस पढ़ने हैं और ये सारी चीजों को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्लास जो होगी काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, काफी सारी चीजें करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें करनी है। एक छोटी सी चीज बस याद रखना, मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट तुम्हें और बताना है कि EOQ में, EOQ कह रहा हूं, जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट होती है, ये प्लीज सारे याद रखना, मैंने नोट्स में लिखी हुई है। होल्डिंग कॉस्ट का हमारे परचेज प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि मेरी परचेज प्राइस था $10 और होल्डिंग कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में दी हुई है $5 या $2, जस्ट एन एग्जांपल, हमें पता चला कि कंपनी को परचेज प्राइस में 5% का डिस्काउंट मिल रहा है या 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% का डिस्काउंट मतलब -10%, तो ये $9 हो गया। जितना डिस्काउंट हमें परचेज प्राइस में मिलेगा उतना ही हमारा डिस्काउंट होल्डिंग में भी लग जाएगा, तो दैट मीन्स 10% ऑफ 2, तो ये $1.8 आ जाएगा। तो जितना डिस्काउंट हमें परचेज प्राइस में मिलता है उतना ही परसेंटेज डिस्काउंट होल्डिंग कॉस्ट में भी हमें मिलेगा। तो होल्डिंग कॉस्ट का परचेज प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी हमारी परचेज प्राइस किसी भी रीजन से कम होगी, उसी परसेंटेज में हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं तुम्हारे ऊपर एक्सेस बर्डन नहीं डालना चाहता, इतने फॉर्मुलेज ऑलरेडी तुमने पढ़ लिए, वो भी लर्न करने, फिर क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो तुम अच्छे से फॉर्मुलेज लर्न कर लो। 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन द सेंस रीडिंग थी वो कर लेना। नेक्स्ट क्लास से पहले आई एक्सपेक्ट कि सबको EOQ, परचेज प्राइस, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें 100% लर्न हो, नोट्स ना देखने पड़े, दिस इज आई एक्सपेक्ट। ये चीज तुम करना। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जो मैंने बताया था तुमसे आज क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा, जैसे आई टोल्ड यू कि मेरी कजन सिस्टर की मैरिज है, तो मैं तुम्हें रीजन इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ आगे भी 1-2 दिन जो वेंसडे वाली क्लास है मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जो अपनी क्लास में प्लान कर रहा हूँ गाइस, दैट इज 6 to 7:30। आई एम प्लानिंग माई क्लास फ्रॉम 6 to 7:30 ऑन मंडे। तो आई वॉन्ट टू नो कि क्या तुम सब ये कर सकते हो, एंड दिस इज ओनली फॉर मंडे, नॉट एवरी मंडे, जस्ट दिस कमिंग मंडे। इज एवरीवन Yes, फाइन विद sir. दिस? Yes, sir. Yes, sir. चलो सर या हर्ष, मेरा जॉब रहता है 3 to 7। 3 to 7, अच्छा। हाँ, मॉर्निंग वाला टाइम कन्वीनियंट रहेगा अगर 11-11:30 अपन स्टार्ट करते हैं। एल्स मॉर्निंग ना यू कुड मेरी टेल हर्ष, मी कि हाँ बोलो बोलो। हाँ, आई वाज सेइंग यू कुड टेल मी हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, तो मैं उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखूँ, एंड देन जितना भी क्लास बचा रहेगा आधे घंटे 45 मिनट्स का एंड का, मैं उसमें ज्वाइन कर लूँ। तुम घर कितने बजे पहुंचते हो?
वो तो ठीक है, मैं उनको बोल रखा है आई लीव देयर, मतलब 6:50 को मैं निकल जाता हूँ, 10 मिनट में घर आ जाता हूँ, मैं 7 o'clock आ जाता हूँ घर, ऐसा समझ लो। तो लेट्स मेक द क्लास एट 6:30 to 8, ठीक है? ओके 6:30 to 8 कर लेते हैं। 6:30 to 7 के बीच में तो मैंने EOQ के क्वेश्चंस ही कराने हैं, 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? तो 7 o'clock यू कैन ज्वाइन। लेकिन सर फिर आपका मैरिज में टाइम पे पहुंच पाओगे आप? कर लेंगे थोड़ा बहुत, अपनी चाहे इंडियन वेडिंग है, लेट ही होती है थोड़ी बहुत। मतलब वेडिंग तो नहीं है हाँ उस दिन, वो तो तो दूसरा है। फंक्शन है, बट हो जाएगा मैनेज, कोई एक- दिक्कत नहीं। हाँ वही मैं समझ गया, तो वही उसमें कभी टाइम पे पहुंचना रहा कुछ रहा तो। कोई दिक्कत नहीं है, 6:30 to 8 कर लेते हैं गाइस। तो मंडे वी हैव अ क्लास एट 6:30 to 8। तो एक्चुअली मैं आई कुड हैव सेड कि हर्ष तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, बट पॉइंट इज के रिकॉर्डिंग जो है तुम्हें ट्यूसडे को मिलेगी, फिर ट्यूसडे एक और क्लास है, तो तुम्हारे लिए काफी हेक्टिक हो जाता। दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट के यू शुड आल्सो देयर इन द क्लास। सो मंडे को वी हैव अ क्लास एट 6:30 to 8 गाइस, ठीक है? थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। सर ट्यूसडे भी सेम और टाइम है? ट्यूसडे का टाइम हम मंडे डिसाइड करेंगे। मोस्ट लाइकली जो टाइम होगा दैट विल बी सेम जो हमारा नॉर्मली रहता है, 7:30 to 9:30, यस नॉर्मली सर। वही रहेगा टाइम, ठीक है? ओके ओके। या अंडरस्टूड सर। चलो भाई, सी यू ऑन मंडे। ये फॉर्मुलेस जो मैं तुम्हें बताए हैं, अच्छे से प्लीज इनको कर लेना, लर्न कर लेना सारे फॉर्मुलेस। टाइमिंग जो है आई एम राइटिंग इन दी ग्रुप, सो दैट सबको ये चीज याद रहे, ऐसा ना हो कि कोई भूल जाए। डाउट हो मुझसे पूछना, बट फॉर्मुलेस प्लीज सारे अच्छे से लर्न कर लेना, और थ्योरी जो मैंने कही है उनको पढ़ लेना। तो सर मंडे हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे है ना? मंडे मोस्ट लाइकली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में अभी आगे बल्क डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हमें करने हैं, लेट्स सी एक बार। उसके बाद हम इसके काफी क्वेश्चंस हैं, काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो तुम्हें ही करने हैं। फिर मिनिमम टोटल कॉस्ट ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन एक। उसके बाद EBQ है, ये उसी का भाई है EOQ का, वैसा ही फॉर्मूला है, ये करेंगे, इसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं है। हाँ मंडे को हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आज जिन बच्चों ने F3 की क्लास लगाई थी और जो F3 कर चुके हैं, ये फीफो लीफो ABCO ये सारा F3 में कवर्ड है, मैंने आज ही कराया ये क्लास में। इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे को ग्रुप में मिल जाएगी। ये पूरा मैंने आज की क्लास में बताया हुआ है, तो इस सारा मैंने वहां पे कराया हुआ है। थ्योरी तुम यहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि F2 थोड़ा सा थ्योरी पे लिंक करता है, ये थ्योरी तुम पढ़ लेना। लेकिन सारा मैंने ये तीनों टॉपिक्स तुम्हारे को आज की वीडियो में कवर कराए हैं, वो तुम्हें कल तक ये वीडियो ही मिल जाएगी। तो ये टॉपिक तुम मंडे वाली क्लास के बाद, 1.5 आवर की क्लास है, उसके बाद यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड तुम ये सारे क्वेश्चंस खुद इजीली कर पाओगे, ठीक है? यस तो सर। मंडे वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर। चलो बाय ओके गाइस, टेक सर। केयर। कोई डाउट किसी को पूछना है? नो सर। चलो गाइस, सी यू ऑन मंडे 6:30 to 8। बाय गाइस। बाय सर। सर थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।